अच्छा बेटे कॉपीज निकाल लो सारे, ठीक है। एक बार ना अभी तक जितना वर्क पर एनर्जी की है ना, जो जो फॉर्मूले की वो रिवाइज कर लेते हैं। 2 टॉपिक रह गए वो आज ख़त्म करेंगे, ठीक है, फिर कोलिजन रह जाएगा। सबसे पहले वर्क का फॉर्मूला आपने कौन सा पढ़ा था, ये वाला। ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल हर जगह काम करता है। ये कब अप्लाई करते हैं, जब फोर्स क्या होती है, वेरिएबल के कांस्टेंट, कांस्टेंट। और ये वाला फॉर्मूला कब अप्लाई करते हैं, ये कब होता है, वेरिएबल फोर्स में। वर्क एनर्जी थ्योरम में पढ़ा था कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। फिर आपने पढ़ा ये वाला हो गया फॉर्मूला। फिर आया था पोटेंशियल एनर्जी। बेटे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ, mgh। हमने इस चैप्टर में ये वाला फॉर्मूला पढ़ना है, mgh। एक फॉर्मूला और भी लिखा हुआ है नोट्स में, ठीक है, बट वो हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर में, अभी नहीं पढ़ेंगे। यही होगा। क्या जी की वैल्यू हर बार कांस्टेंट होती है, अभी कांस्टेंट नहीं करते हो ना, बट इट इज़ कांस्टेंट नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ। अगर आप अर्थ से 10, 20, 30, 100 मीटर तक जा रहे हो तो जी में कोई चेंज नहीं आएगा, बट अगर आप किलोमीटर्स में ऊपर चले जाओगे तो जी वेरिएबल हो जाएगा, तब ये वैलिड नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ ही है। फिर एक और फॉर्मूला पढ़ा था, नई तरह की फोर्स पढ़ी थी, कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ी थी कल। क्या फॉर्मूला, माइनस डेल वेक्टर यू। ये नया फॉर्मूला था जो पहली बार आपने पढ़ा। बाकी ये कहीं ना कहीं पहले भी आपको पता है, इंटेग्रल भी करना आता है, डॉट प्रोडक्ट भी पता है, ये नहीं पता। इसको डेल्टा बोलते हैं कि डेल कहते हैं, डेल। डेल ऑपरेटर एग्जैक्ट डिफरेंशियल काउंट करता है कि पार्शियल डिफरेंशियल। इसका मीनिंग क्या होगा कि आपने u को अलग से डिफरेंशिएट करना है x के साथ, फिर आपने u पोटेंशियल एनर्जी को अलग से डिफरेंशिएट करना है y के साथ, और u को अलग से डिफरेंशिएट करना है z के साथ। कल मैंने एक मेजर न्यूमेरिकल भी कराया था, उसकी वीडियो पे अपलोड कर दी थी, एक ही न्यूमेरिकल किया था, उसमें ये सारा यूज़ किया था। क्या ये इसको बोलते क्या है, डी डी एक्स बोलेंगे, कुछ और बोलेंगे, कर्ली बाय कर्ली एक्स। जब आप एक्स से डिफ्रेंशिएट करते हो तो वाई और जेड को क्या ट्रीट करना है, कांस्टेंट। बड़ा सिंपल था, ठीक है। अच्छा ये हो गया था फॉर्मूला। फिर एक और चीज़ पढ़ी थी, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। एक बार रिपीट कर देता हूँ बेटे, इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या है, किसी को पता है? जब नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या होती है, ज़ीरो। नेट एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो होगी तो सिस्टम क्या होगा, इक्विलिब्रियम में। अब मैं जिससे पूछूंगा वो मेरे को आंसर बताएं। ये बॉल पड़ा हुआ है, यहाँ पे बॉल है। अगर इस बॉल को मैं आगे पुश करता हूँ, थोड़ा सा स्लाइटली पुश करके लीव कर दूँ, तो क्या फाइनली अपनी पोजीशन पे आएगा रीजनल वाली, कि आगे कहीं पे चला जाएगा? तो इस जगह पे कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, स्टेबल। अब ये बाउल ऐसे पड़ा हुआ, यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है, मैंने हल्का सा डिस्प्लेस किया आगे, हल्का सा ही किया, क्या यहीं पे रहेगा कि आगे चला जाएगा? कौन सा इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल। और ये टेबल टॉप पे पड़ा हुआ है। अब कोई पता नहीं क्या होगा इसके साथ, पुश करोगे आगे भी जा सकता है, आगे जाके पीछे भी आ सकता है, कहीं पे भी जा सकता है, रुका भी रह सकता है, वी कांट से। अच्छा, अगर कोई इक्विलिब्रियम स्टेबल होता है, वहाँ पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है कि मैक्सिमम? मिनिमम। याद रखना है, कोई भी चीज़ स्टेबल है तो एनर्जी कितनी होगी, मिनिमम। आप खुद देख सकते हो, इसकी ये ग्राउंड पे है, ये टॉप पे है, ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे है, यहाँ पे कि यहाँ पे? पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे ज़्यादा, टॉप पे। ये अनस्टेबल है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, लीस्ट, यहाँ पे क्या होगी, मैक्सिमम। क्या चाहिए, भूपिंदर नहीं आया। और यहाँ पे भी एनर्जी ज़्यादा है, बट स्टिल यहाँ पे कोई नेट फोर्स नहीं है, कोई इंक्लिनेशन नहीं है, कोई श्योरिटी नहीं है कि बॉडी को पुश करोगे वो आगे जाके नीचे गिरेगी। तीनों केसेस में जो डिस्प्लेसमेंट या पुश देना वो स्लाइटली देना, हल्का सा पुश करना, बस ज़्यादा नहीं करना। हल्का सा पुश इसको करोगे, हो सकता है ये आगे जाके रुक जाए कहीं पे, वापस ना आए, क्या तो वापस आ जाए, कुछ नहीं कह सकते। बट यहाँ पे श्योरिटी है, क्या करेगा ये, वापस आएगा कि नहीं आएगा? और यहाँ पे आ सकता कभी वापस नहीं। ये थे तीन इक्विलिब्रियम, ठीक है। फिर इसके बाद हमने यहाँ तक तो भी किया हुआ सारा। एक क्वेश्चन दिया था मैंने आपको, जिन्होंने नहीं लिखा दोबारा लिख लूँ। क्या क्वेश्चन था होमवर्क में, देखो कल कॉपी पे क्या लिखाया था मैंने। एक 3 मार्क क्वेश्चन था, शो दैट, लिख लो कॉपी पे, शो दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। शो दैट ग्रेविटेशनल फोर्स
इज कंजर्वेटिव फोर्स। बट इसमें आपने ना प्रूव करना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स का जो वर्क डन होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है। आपने अगर ग्राउंड से एच हाइट तक जाना है तो स्ट्रेट भी जा सकते हो, इंक्लाइन भी जा सकते हो, स्टेप में भी जा सकते हो और रैंडमली भी जा सकते हो। चारों केसेस में वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या आना है, बिल्कुल सेम। और ये आपने प्रूव करना है, लिखना नहीं है कि सेम है, बट प्रूव करना है मैथमेटिकली। ये आपका क्वेश्चन है, 5 मार्क तक का आता है, 3 नंबर का तो आता ही होता है ऊपर में, ठीक है, बट इट कैन अप टू 5 मार्क, ठीक है। ये होमवर्क है, ये आपने करना है। ये तो हो गया। फिर इसके पास कंजर्वेटिव फोर्सेस कितने टाइप की पड़ी थी, कौन कौन सी थी? ग्रेविटेशन, इलास्टिक, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक। मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक हमने +2 में पढ़नी, सिर्फ नाम पढ़ने हैं। नोट्स में इनके फॉर्मूले भी दिए हुए हैं, बट फॉर्मूले ना पढ़ना, याद नहीं करने, कोई ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, उसके ग्रेविटेशनल के और इलास्टिक सब पढ़ना है। अब एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। इलास्टिक फोर्स के अनदर नेम क्या थे, किसी को पता? स्प्रिंग फोर्स, और क्या कहते हैं इसको? रिस्टोरिंग फोर्स। लिख लो अपनी कॉपी पे, ठीक है। जिन्होंने टॉपिक नहीं किया वो रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। मैं लास्ट लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया, उसमें ये करवा दे, कल इवनिंग तक हो गया था अपलोड, ठीक है। बेटे इलास्टिक फोर्स स्प्रिंग फोर्स होती है, अनदर नेम क्या होता है इसका? रिस्टोरिंग फोर्स। बेटे ये रॉड है, रॉड के केस में फैन की जो मोटर होती है वो क्या कर रही है, रॉड को नीचे खींच रही है, वो उसके ऊपर कौन सी फोर्स लगा रही है? डीफॉर्मिंग। कौन सी फोर्स लगा रही है? क्या फैन की रॉड डीफॉर्म हो रही है? क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग इलास्टिक फोर्स है। फैन की रॉड जो मोटर है, इट इज ट्राइंग टू पुश रॉड डाउनवर्ड और अपवर्ड। फैन जो मोटर है नीचे, वो पक्खे की मोटर जो है वो रॉड को नीचे को स्ट्रेच कर रही है कि कॉम्प्रेस कर रही है? स्ट्रेच कर रही है। मीन्स देयर इज सॉर्ट ऑफ एक्सटेंशन। नज़र नहीं आ रही, हुई भी होगी नहीं भी होगी मेरे को नहीं पता, बट दे आर ट्राइंग टू एक्सटेंड इट डाउनवर्ड। तो रिस्टोरिंग फोर्स कहाँ लगेगी? डाउनवर्ड। नीचे को लगेगी, ऊपर लगेगी, अपवर्ड लगेगी। तो स्प्रिंग फोर्स का मेन फॉर्मूला क्या होता है? F = -kx। ये वेक्टर में है, ठीक है। नेगेटिव साइन कोई बच्चा बताएगा क्या मीनिंग होता है यहाँ पे? अगम श्रीन नेगेटिव साइन था कि सिग्निफिकेंस है? अगम श्रीन बताएगा। यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा हुआ है, निखिल बताओ। ऑपोजिट है। डिस्प्लेसमेंट और फोर्स क्या है? एक्चुअली यहाँ पे जो x है, हम मोशन इन 1 डायमेंशन में डिस्प्लेसमेंट पढ़ते थे, चेंज इन पोजीशन। बट जब स्प्रिंग वाला केस आएगा ना, तो x की वैल्यू, x को बोलोगे चेंज इन लेंथ। क्या बोलना है इसको? ये दो तरह की होती है, एक होती है एक्सटेंशन और एक क्या होती है? कंप्रेशन। क्या होती है? एक, दो ही होती है। स्प्रिंग को अगर इधर एक्सटेंड करोगे, डिस्प्लेसमेंट इधर हुई, रिस्टोरिंग फोर्स कहाँ लगेगी? ऑपोजिट। स्प्रिंग को अगर कंप्रेस करोगे इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर है, रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है, यही चीज़ है। अच्छा, यहाँ पे मैंने स्पेसिफिकली स्प्रिंग वर्ड यूज़ किया है क्योंकि स्प्रिंग के ऊपर जब फोर्स लगाते हैं, यू विल ऑब्जर्व द चेंज इन लेंथ। क्या इस रोड में चेंज इन लेंथ मेजर कर सकते हो इजीली? अगर हुआ भी होगा ना, तो आपको बड़ी माइन्यूट चेंज आएगा, हार्डली 0.1 या 0.2 मिलीमीटर में, बड़ा कम आ रहा है। तो इतनी कम चेंज में हम फोर्स काउंट ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब भी हम इलास्टिक फोर्स अपने थ्योरी में पढ़ते हैं, हम किसके एग्जांपल लेंगे? स्प्रिंग के, क्योंकि स्प्रिंग में हमें विजिबल आई से नजर आता है, नेकेड आई से कि चेंज ज़्यादा है कि कम है। किसी का स्प्रिंग वाला पेन हो तो खुद करके देख लो, स्प्रिंग को स्ट्रेच और कंप्रेस करके देख लो, यू विल ऑब्जर्व द चेंज इन लेंथ, ठीक है। ये क्लियर होगी चीज़ पहले यहाँ तक? अच्छा, ये कोई बच्चा बताए, अच्छा अभिनंदन बताओ, क्या ये फोर्स कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? अभिनंदन बताएगा। क्या ये फोर्स चेंज होती है, अपना मैग्नेट बदलती रहती है, अपना रंग रूप बदलती रहेगी कि सेम रहेगी थ्रू आउट? क्यों बदलेगी? एक्स कांस्टेंट नहीं है बेटे। आपने देखा होगा रबर होता है जो, ठीक है, थोड़ा स्ट्रेच करो, लीव कर दो, होली वापस आंदा। मीन्स डिस्प्लेसमेंट कम है तो फोर्स भी क्या है? ज़्यादा स्ट्रेच कर दिया तो सीधे हाथ में जाके बजता है ना। मीन अगर एक्सटेंशन ज़्यादा तो रिस्टोरिंग फोर्स भी क्या होगी? ज़्यादा। अब ठीक है, तो और कौन दसेगा मैनू? जरूर बताओ कि अगर इस फोर्स का वर्क डन करना हो तो डायरेक्ट वर्क डन करेंगे कि कुछ और करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। क्या करेंगे? अब अपनी कॉपी पे लिखो, एक क्वेश्चन होमवर्क है, लिखो डिराइव एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन बाय स्प्रिंग, for work done by spring, work done by spring force,
while stretching or compressing, while stretching or compressing by distance x, स्प्रिंग नू खिंचिया x नाल या उन्होंने कंप्रेस करता है x नाल, अपने आप स्ट्रेच कंप्रेस होगा, कोई फोर्स लगानी पड़ती है। कौन सी फोर्स लगाओगे? डीफॉर्मिंग। अगर डीफॉर्मिंग फोर्स नहीं लगेगी तो रिस्टोरिंग फोर्स कभी लगेगी? अगर हमने डीफॉर्मिंग फोर्स लगानी शुरू कर दी रिस्टोरिंग भी शुरू हो जाएगी। इस केस में वर्क डन किसका पूछा है? डीफॉर्मिंग का कि रिस्टोरिंग का? किसका पूछा? मैंने क्या लिखा? वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कौन सी है? डीफॉर्मिंग का रिस्टोरिंग है? डीफॉर्मिंग तो मैंने लगाई है। स्प्रिंग के अंदर कौन सी फोर्स डेवलप होती है? इलास्टिक। उसका अंदर नेम क्या है? रिस्टोरिंग फोर्स। और नाम क्या है उसका? स्प्रिंग फोर्स। तीनों सेम है। इनका वर्क डन निकालना है, ठीक है। अगर आप स्प्रिंग को कितने अमाउंट से स्ट्रेच करते हो? एक्स अमाउंट से स्ट्रेच करोगे, यहाँ क्या करोगे? कंप्रेस करोगे, ठीक है जी। अच्छा, पहले ये क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? ये चीज़ हो गई। अच्छा, यहाँ तक हो गया नोट, होमवर्क लग गया पता क्या करना है। अच्छा, ये मेरे को बात बताओ, क्या इलास्टिक फोर्स कंजर्वेटिव है कि नहीं है? कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स हो तो वहाँ पे कभी एनर्जी लॉस होता है। अपनी कॉपी पे लिख लो दोबारा से, ठीक है। फॉर इलास्टिक फोर्स ओनली, सिस्टम पे सिर्फ इलास्टिक लगनी चाहिए और कोई नहीं। देयर इज नो एनर्जी लॉस, देयर इज नो एनर्जी लॉस, ठीक है। अब मेरे को बताओ, स्प्रिंग पकड़ा, स्ट्रेच करके यहाँ तक रखा हुआ है, क्या स्प्रिंग मूव कर रहा है? रेस्ट में है ना। अब आप बताओ कि यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेच करने में मेरी बॉडी में से एनर्जी रिलीज हुई, मसल एनर्जी, वो कहाँ चली गई? स्प्रिंग को स्ट्रेच करने में। बट यहाँ तक स्ट्रेच करने में ना साउंड आई, ना हीट, ना लाइट, एनर्जी वेस्ट होने के चांसेस नहीं है। वो सारी एनर्जी कहाँ चली गई? स्टोर होगी किस में? पोटेंशियल एनर्जी। लग गया पता? तो मेरा पॉइंट ये है कि जब भी सिस्टम पे कंजर्वेटिव फोर्सेज लगती हैं, इज देयर एनी एनर्जी लॉस? वो एनर्जी हमेशा, जितना भी आप उसको एनर्जी सप्लाई करोगे, कहाँ चली जाएगी वो? अब वो स्टोर्ड एनर्जी पड़ी हुई है, पता कैसे करेंगे कि हाँ इसके अंदर एनर्जी है? आप कैसे डेमोन्स्ट्रेट करोगे कि हाँ इसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड है? बताओ। अगर मैं इसको लीव कर दूं तो ये क्या होगा? वापस आएगा? हाँ जी। स्ट्रेच किया, छोड़ दिया, क्या होगा? ये वापस आएगा ना पोजीशन पे। अगर ये वापस आ रहा है तो उसके पास कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक। वो एनर्जी कहाँ से आई? जो स्टोर्ड एनर्जी थी उसको क्या कर दिया? यूज़ कर ले, ठीक है। अपनी कॉपी पे लिखो, एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग एक्स। स्प्रिंग लिखो, एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग व्हेन इट स्ट्रेच बाय एक्स, व्हेन इट स्ट्रेच बाय एक्स। क्या होती है एनर्जी स्टोर्ड? हाफ के एक्स स्क्वायर। क्या होती है ये? हाफ के एक्स स्क्वायर। के यहाँ पे कांस्टेंट है जिसका नाम स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। इसको स्प्रिंग कांस्टेंट भी बोलोगे, स्टिफनेस कांस्टेंट भी बोलते। लिख लो, पेपर में 1 मार्क डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाता होता है कि राइट द डायमेंशन ऑफ स्टिफनेस कांस्टेंट। स्टिफनेस मतलब हार्डनेस। स्प्रिंग कांस्टेंट या दूसरा नाम क्या था? स्टिफनेस। अब आप बताओ, जो गाड़ी में शॉक एब्जॉर्बर लगे होते हैं वो भी ऐसे कॉइल्ड शेप में होते हैं ना, उनमें रिस्टोरिंग फोर्स ज़्यादा चाहिए कि कम चाहिए? क्या हम चाहते हैं कि वो ज़्यादा कॉम्प्रेस स्ट्रेच करें? ज़्यादा कॉम्प्रेस स्ट्रेच करेंगे तो फिर गड्डी बैठे बैठे सन की लगेंगे, झटके लगेंगे। क्या हमारा एम है कि हमें जर्क लगे? हम एक तो ये चाहते हैं कि जब भी रास्ते कोई पॉट होल आए, गाड़ी उसके ऊपर निकले, एक तो एक्स बड़ा कम हो, क्या हो? बड़ा ही कम हो, हमारी बैक पे कोई स्ट्रेन ना आए, ठीक है। और ऊपर से हमें क्या चाहिए? रिस्टोरिंग फोर्स बहुत ज़्यादा। मैथमेटिकली देखना, एक्स क्या चाहिए? बहुत कम, लो चाहिए, बड़ा ही लो। और रिस्टोरिंग फोर्स हम चाहते हैं कि बहुत हाई हो, ताकि स्प्रिंग से हमें कोई जर्क फील ही ना हो। ये कैसे पॉसिबल होगा? एक्स को बहुत कम रखना है, एफ को बहुत ज़्यादा करना है। तो ये के के साथ क्या करना पड़ेगा? के को लो वैल्यू देनी पड़ेगी कि वेरी हाई वैल्यू। अब देखते हैं, मान लो मेरे पास आई नीड फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, मेरे को कितनी फोर्स चाहिए? और मैं चाहता हूँ कि स्प्रिंग जो है हार्डली जो शॉक एब्जॉर्बर है 2 या 3 सेंटीमीटर तक ही कंप्रेस करे। मैंने इसको लिख दिया 2 सेंटीमीटर, 2/100 हो गया मीटर में। के की वैल्यू क्या आएगी बताओ फिर? अगर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ 2 सेंटीमीटर कंप्रेस करने पे ही 100 न्यूटन मेरे को रिस्टोरिंग फोर्स मिल जाए, मेरी बैक पे स्ट्रेन ना आए, गाड़ी ज़्यादा नीचे ना आ जाए,
तो ये बताओ कि के कितना होना चाहिए फिर 500 होना चाहिए, बताओ कितना होना चाहिए था। चलो एक ने कहा 500, क्या 500 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, 100 नहीं आएगा। क्या आना चाहिए यहाँ पे, क्या 5000 लो वैल्यू के बहुत हाई वैल्यू होगी। इसका मीनिंग रियल लाइफ में जितने भी शॉक अब्जॉर्बर डिज़ाइन होते हैं दे डिज़ाइन टू हैव मिनिमम कंप्रेशन, उनमें कंप्रेशन कम से कम आए। जब भी पॉट होल है खड्डा आएगा गड्डी बजेगी, वो घट तो घट कंप्रेस करन तो रिस्टोरिंग फोर्स की उन्होंने विच वध तो वध के घट तो घट ਉਹਦੇ वास्ते स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू की चाहिए, बहुत ज़्यादा कि बहुत घट, बहुत ज़्यादा। और जो स्प्रिंग आपके उसमें पेन में बड़ा हुआ है वो तो ईजिली ऐसे हो जाता है ना, उसमें तो बड़ी ज़्यादा चेंज इन लेंथ ईजिली आ जाती है, उसमें रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, कम है। बेटे पिलर नज़र आते तो बिल्डिंग बनी हुई तो पिलर पए हुए हैं, पता ना हर कॉर्नर से पिलर्स है, पिलर से सरिये पए हुए बाहर, पता ना TMT बाहर होते हैं। उस सरिये जिन्ने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पिलर होंगे ना ऊपर बिल्डिंग की स्ट्रेंथ ज़्यादा बढ़ जाएगी। बट ऊपर बिल्डिंग बन गई है, कितने साल हो गए, अराउंड 15 ईयर्स हो गए, वो पिलर्स को क्या कर रहे हैं, कॉम्प्रेस। क्या पिलर कॉम्प्रेस हो रहे हैं, इसका मीनिंग पिलर में ये चेंज इन लेंथ क्या है, नामात्र, होना ही नहीं है। 0.1 मिलीमीटर मान लेते हैं, तो अगर ये मान लो 0.1 मिलीमीटर है, बहुत ही कम हो गया, तो के की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, तो हाई क्वालिटी जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनते हैं उनमें TMT बार की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, उनका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होना चाहिए, बहुत हाई होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हाई। ठीक है, लग गया पता, बड़ी चीज़ क्लियर हो गई। तो ये था, ठीक है, यहाँ तक। एक और लिखो, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ये भी हमने किया हुआ है। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ये स्पेसिफिकली किसके लिए ध्यान रखना, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव है, माइनस डेल्टा यू। डेल्टा यू यहाँ पे क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और माइनस साइन लगना ही लगना। ठीक है, किसका वर्क डन है, कंजर्वेटिव। सो कई न्यूमेरिकल आएंगे जिसमें ना स्प्रिंग को बोलना होगा पहले आपने 2 सेंटीमीटर से स्ट्रेच किया, फिर आपने उसको 5 सेंटीमीटर और स्ट्रेच किया, तो कितना वर्क करना पड़ेगा, तब ये वाला फॉर्म लगता है। मैं करके दिखाता हूँ, लिखो स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, यस लिखो स्प्रिंग ऑफ K इक्वल टू 100 न्यूटन पर मीटर, स्प्रिंग ऑफ K इक्वल टू 100 न्यूटन पर मीटर, लिख लिया। स्ट्रेच बाय 2 सेंटीमीटर, स्ट्रेच बाय 2 सेंटीमीटर। फाइंड द वर्क डन टू स्ट्रेच इट फर्दर 3 सेंटीमीटर, फाइंड वर्क डन टू स्ट्रेच इट फर्दर 3 सेंटीमीटर। ऑलरेडी कितने सेंटीमीटर स्ट्रेच किया हुआ है, अब कितने से और कर दिया, 3 से, टोटल चेंज इन लेंथ कितना हो गया, 5। वर्क डन निकालना है। पहली प्रॉब्लम, स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट नहीं है, वर्क डन के लिए FS नहीं कर सकते। दूसरी चॉइस है क्या करें, इंटीग्रेशन करें, यहाँ फॉर्मूला क्या यूज़ करें, ये अपनी कॉपी पे नोट लिख लो। whenever spring stretching comes, ठीक है, नोट बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको स्प्रिंग स्ट्रेच के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो 90% ये वाला फॉर्मूला लगना, यूज दिस फॉर्मूला, लिख लो यूज दिस फॉर्मूला। ये जो वर्क डन है कौन कर रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स स्प्रिंग फोर्स कर रही है कि डीफॉर्मिंग का है, ये वाला वर्क डन, ये स्प्रिंग या कंजर्वेटिव का, डीफॉर्मिंग का नहीं है। अब कैसे करें, बड़ा सिंपल है। पहली पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, K कितना था 100, पहले कितना स्ट्रेच हुआ था बेटे 2/100 स्क्वायर, पता लग गया 2/100 क्यों किया, 2/100 क्यों किया, सेंटीमीटर को किसमें कन्वर्ट करना है। अच्छा, सेकंड पोटेंशियल एनर्जी 3 सेंटीमीटर और स्ट्रेच किया, टोटल लेंथ कितनी हो गई, तो यहाँ पे फिर 3 पुट करेंगे कि 5 करेंगे, क्योंकि ये जो फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ का होता है। दोनों पोटेंशियल एनर्जी आ गई, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, माइनस डेल्टा यू का मीनिंग क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल के इनिशियल माइनस फाइनल, तो U2 माइनस U1। तो आपने क्या करना है, U2 U1 को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस साइन बाहर लगाना है, कॉमन क्या आ रहा है 100/2 कॉमन आ गया, अंदर क्या रह गया, इसमें से इसको माइनस करना है 5 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, और नीचे दोनों के 10 पावर क्या आ जाना है 4। लगा था 4 क्यों आना है, क्यों आना 4, 100 को 100 से मल्टीप्लाई करें कितने होंगे पावर 4।
अच्छा, इंडिविजुअली सॉल्व करके भी माइनस कर सकते थे, बट वो टाइम कंज्यूमिंग है, आपको यहाँ पे एफर्ट लगाना पड़ना, यहाँ पे लगाना पड़ना। ऐसे करने से हमने डायरेक्ट वैल्यू डाली, जो कॉमन निकला बाहर निकालो, एक ही टाइम में आंसर निकाल लो। तो ये कितना आएगा 100/2, नीचे 10⁴ आ गया, ऊपर कितना आ गया 21। सो आंसर कितना आ जाएगा, सो -10.5 10⁻⁻² जूल, इतना वर्क डन आ गया। ये नेगेटिव वर्क आ रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन नेगेटिव। क्या मतलब हुआ कि रिस्टोरिंग फोर्स के टुवर्ड्स डिस्प्लेसमेंट जा रही है, इसके ऑपोजिट। सिंपल सी बात है, पहले 2 सेंटीमीटर स्ट्रेच किया, फिर 3 और कर दिया। रिस्टोरिंग फोर्स पहले कम थी, फिर क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। दोनों टाइम पे रिस्टोरिंग फोर्स कहाँ पे है, इधर, डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे है, इधर। ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव साइन बड़ा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है ये एमसीक्यू आ जाए, 2 ऑप्शन यही हो, एक पॉजिटिव में हो, एक किसमें हो, नेगेटिव में। तो चेक कर लेना कि नेगेटिव साइन आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है। बड़े क्लियर हो गए चीज़। बड़े सारे इसके केसेस हैं, ठीक है, ग्रुपिंग भी है आगे स्प्रिंग की, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं पहले, ठीक है। एक टॉपिक छोटा सा रह गया, वो भी कर लेते हैं, फिर आगे करते हैं क्वेश्चन। अच्छा, एक क्वेश्चन आप होमवर्क में लिखो, राइट फॉर्मूला फॉर इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलते भैया, इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। 10th में याद है, सीरीज पैरेलल पढ़ा था आपने। ऐसे ही अब क्वेश्चन है कि एक स्प्रिंग है ऐसे लगा हुआ है, इसके साथ दूसरा स्प्रिंग लगा दिया, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इसका K2 है, इनका रिजल्टेंट क्या आएगा। हो सकता है 2 स्प्रिंग लगे हों पैरेलल में, ठीक है, तो इनका इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कितना आएगा, ठीक है। अभी हमने एक स्प्रिंग की बात की है ना, यहाँ पे कितने स्प्रिंग लग गए सीरीज में, 2, यहाँ पे कितने आ गए, 2। कल को पेपर में ग्रुपिंग ऑफ स्प्रिंग के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे 10th में करते हैं सीरीज पैरेलल, वैसे ही है, ठीक है। रिजल्टेंट निकालना पड़ना, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। बट वो बात की बात है, आपको होमवर्क दे दिया, तब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ तक हो गया क्लियर पहले, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक, हेडिंग डालो, लिखो क्वेश्चन, शो दैट मैकेनिकल एनर्जी, शो दैट मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व ड्यूरिंग फ्री फॉल, कंजर्व ड्यूरिंग फ्री फॉल। बॉडी को ऊपर से लीव किया तो आपने प्रूव करना है कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है। ब्रैकेट में लिख लो, ठीक है, निगलेक्ट एयर, निगलेक्ट एयर, एयर नहीं होनी चाहिए, एयर की फेड नहीं पॉसिबल है। अच्छा, अगर आपने चौक को मैं रिलीज़ करता हूँ, कोई एयर नहीं है, वैक्यूम है, तो इसके ऊपर कौन सी फोर्स लग रही है, क्या ग्रेविटेशन वो कंजर्वेटिव है कि नहीं है। अगर कंजर्वेटिव है तो यहाँ पे कभी एनर्जी लॉस आना है, एनर्जी लॉस नहीं आएगा, बट इंटर कन्वर्ट करेगी, कभी पोटेंशियल में काइनेटिक, कभी काइनेटिक से नहीं। दूसरा एक और क्वेश्चन लिखो, शो दैट मैकेनिकल एनर्जी stored in spring is conserved। स्प्रिंग को स्ट्रेच किया, यहां तक ले गया है, कौन सी एनर्जी स्टोर्ड है, पोटेंशियल। लीव कर देंगे, वो पोटेंशियल धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, कौन सी बढ़ती जाएगी, टोटल हर जगह क्या रहेगा, सेम। ये भी 2 होमवर्क है, लिखो। ये सारे क्वेश्चन आपको बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। पेपर में इनमें से एक आधा क्वेश्चन 3 नंबर में आ जाता होता है। कितने लिखवाए मैंने, ग्रेविटेशन फोर्स लिखवाई, कंजर्वेटिव होती है, प्रूफ करो। फिर मैंने ये लिखा कि मैकेनिकल एनर्जी फ्री फॉल में कंजर्व्ड है, मैकेनिकल एनर्जी स्प्रिंग को एक्सटेंड कंप्रेस करो तब भी कंजर्व रहती है। एनी वन क्वेश्चन 3 नंबर का आना ही आना, ठीक है। अगस्त एंड में पेपर होने हैं, 70 मार्क में पहली बुक पूरी आनी है, उसमें इसमें कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। हो गया क्लियर ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये आपने करना है होमवर्क में, ठीक है। अब इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है, आपने पहले ही पढ़ा हुआ है, पावर।
ठीक है। सपोज करो मेरे घर में ना 2 रेफ्रिजरेटर हैं, एक छोटा एक बड़ा, दोनों में सेम अमाउंट ऑफ मटेरियल रखा हुआ है, तो मैंने दोनों की ना एफिशिएंसी काउंट करनी है कि कौन जल्दी काम करता है, कौन जल्दी कूलिंग करता है। तो क्या लगता है कौन जल्दी कूलिंग कर रहा होगा? बड़े वाला जल्दी कूलिंग करेगा, छोटे वाला? आप किस पैरामीटर पे कंपेयर करोगे उनकी कूलिंग को? टाइम के साथ। किसके साथ कंपेयर करोगे? दोनों ने काम किया ठंडा करना, सेम अमाउंट ऑफ वर्क, बट जिसने कम टाइम कंज्यूम किया उसकी इलेक्ट्रिकल पावर क्या थी? ज़्यादा। जिसने ज़्यादा टाइम ले लिया उसकी पावर क्या थी? लेस थी। मीन्स ये पावर क्या होता है? एक पैरामीटर है टू चेक हाउ फास्ट और स्लो अ बॉडी डू वर्क। एक बॉडी जल्दी वर्क कर रही है या स्लो वर्क कर रही है, किससे पता चलेगा? तो पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। इसका फॉर्मूला सिंपल है, dk/dt। के यहाँ पे क्या है? यहाँ पे के क्या है? के क्या होगा? अगर के कांस्टेंट हुआ तो उसका डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा। के कोई क्वांटिटी है, काइनेटिक एनर्जी। और आपको पता है वर्क पर एनर्जी में क्या पढ़ा था? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन। तो ये 2 फॉर्मूले मेजर। ये इंस्टेंटेनियस पावर है कि एवरेज पावर है? इंस्टेंटेनियस। और अगर मैं ग्राफ बनाऊं ऐसे, काइनेटिक एनर्जी और टाइम में ग्राफ बनाएं, और ग्राफ मान लो ऐसा बन गया, इस ग्राफ की अगर क्या निकालनी? स्लोप निकालनी। क्या निकालनी है? तो अपने पॉइंट याद रख लो, मैथमेटिकल टूल्स में भी किया था, किसी भी ग्राफ में अगर स्लोप निकालते हो, ये क्वांटिटी कौन है? वाई एक्सिस के, और ये किसके लॉन्ग है? अगर आपने इसका स्लोप निकालना है, ठीक है, तो क्या करो? dy/dx। क्या करो? ये जो स्लोप निकलेगा एट ए पॉइंट निकलेगा कि बिटवीन 2 पॉइंट्स निकलेगा? dy/dx क्या होता है? बड़ा छोटा चेंज। क्या होता है? ये बड़ा छोटा चेंज किसी एक पॉइंट पे निकलता है कि बिटवीन 2 पॉइंट्स निकलेगा? तो ये जब भी कोई एक पॉइंट पे चेंज निकालते हो वो एवरेज चेंज होता है कि इंस्टेंटेनियस? तो स्लोप निकालने का एक मेथड ही होता है कि सिंपल डिफरेंशिएट कर दो। तो आप बताओ इस ग्राफ को देख के, dk/dt आ रहा है, k क्वांटिटी किसके लॉन्ग है और t किसके लॉन्ग है? तो ये जो dk/dt है स्लोप हो गया इसका, किसके इक्वल आ गई? पावर। ठीक है, ज़्यादा स्लोप होगी तो पावर भी क्या होगी? अपनी कॉपी पे लिखो पहले पावर, ये फॉर्मूले लिखो दोनों, और उसके नीचे लिखो स्लोप ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड टाइम ग्राफ। स्लोप ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड टाइम ग्राफ। चलो पोटेंशियल एनर्जी का एक क्वेश्चन हमने और कर लेते हैं। लिखो तो पोटेंशियल एनर्जी, इसमें अब स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम भी आएगा। अभी सर पिछले क्वेश्चन में सर क्या किया था? इसमें सिर्फ आपने फोर्स निकाली थी। फोर्स निकालनी बहुत ईजी होती है, सिंपल पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट करना, और कुछ नहीं करना। अब अगला क्वेश्चन लिखो, द पोटेंशियल एनर्जी फॉर द फोर्स बिटवीन 2 एटम। द पोटेंशियल एनर्जी फॉर द फोर्स बिटवीन 2 एटम इन ए डायटोमिक मॉलिक्यूल। केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना डायटोमिक मॉलिक्यूल, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, दोनों में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनमें कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। लास्ट में बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे होती है? जहाँ पे अट्रैक्शन होती है या क्या होती है? रिपल्शन। तो 2 एटम मॉलिक्यूल के एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होगी। अगर अट्रैक्शन हो तो एनर्जी मिनिमम होती है, रिपल्शन हो तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। ये हमें चेक करनी है। कहता है जो पोटेंशियल एनर्जी फॉर द फोर्स बिटवीन 2 एटम्स ऑफ ए डायटोमिक मॉलिक्यूल, ठीक है, इज गिवन बाय, लिखो U कितनी पोटेंशियल एनर्जी है? Ux a/x⁻12 माइनस b/x⁻6। Ux का मीनिंग क्या है? U जो है पोटेंशियल एनर्जी है, x क्या शो कर रहा है यहाँ पे कि दैट पोटेंशियल एनर्जी क्या है? इज ए फंक्शन ऑफ x। इसको बोलना क्या है? U मीन्स पोटेंशियल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ x। ठीक है, सो वंश शर्मा, U जो है सिर्फ x पे डिपेंड कर रही है कि एक वेरिएबल ज़्यादा है उसमें, कोई कौन है? तो फिर नज़र नहीं आ रहा आपको? देखो इधर सिर्फ x है कि y z भी नज़र आ रहे हैं? सिर्फ x ही है ना। तो अगर हमने इसके कंजर्वेटिव फोर्स निकालनी हो तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल यूज़ करें कि पार्शियल? एग्जैक्ट कब यूज़ करते हैं? जब एक वेरिएबल होता है।
और पार्शियल कब यूज़ करते हैं, एक से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं, तो एग्जैक्ट डिफरेंट डी डी एक्स करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन लिखो आगे क्या कह रहा है, इफ द डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, if the dissociation energy of the molecule is capital D, and equal to, किसके इक्वल है, ये कौन है, मतलब मॉलिक्यूल CO है ना, केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना, आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। एटम में कैसे इलेक्ट्रॉन निकालना है, आपने बॉन्ड डिसोसिएशन वर्ड भी सुना होगा कि बॉन्ड को तोड़ना है, डबल बॉन्ड तोड़ना डिफिकल्ट है, ट्रिपल बॉन्ड तोड़ना और डिफिकल्ट है, सबसे ईजी क्या है, सिंगल बॉन्ड तोड़ना। बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, वो एनर्जी के लिए न्यूमेरिकल है ये, कि अगर आपने डिसोसिएशन एनर्जी डी देनी है वो फाइंड आउट करनी है, और उसका फॉर्मूला क्या लिखा पढ़ो, यू क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, कब, जब x क्या है, x इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ कि दोनों एटम पास है कि बहुत दूर चले गए हुए हैं, जब बहुत दूर चले जाएंगे इसका मीनिंग क्या हुआ, डिसोसिएट हो चुके हैं कि नहीं हो चुके हैं। और माइनस क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी करनी है, कब, इक्विलिब्रियम में। ये फॉर्मूला दे दिया, क्या u एट x इन्फिनिटी आप इजीली निकाल सकते हो, आपको सिर्फ x की वैल्यू क्या पुट करनी है, क्या पुट करनी है, इन्फिनिटी। तो वन शर्मा बताओ कि इन्फिनिटी अगर डिनोमिनेटर में आ जाए और पावर 12 लो तो क्या आंसर आता है, 0। इन्फिनिटी की पावर जो मर्जी हो, बट अगर डिनोमिनेटर में आंसर क्या आना है, सेकंड टर्म का आंसर भी कितना आएगा, मतलब ये पूरी क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये हो गया। बट क्या पता है कि इक्विलिब्रियम में x की वैल्यू क्या पुट करनी है, पता हमें, ये हमें वो काउंट करनी है। क्वेश्चन नोट कर लिया, ठीक है। अब बताओ कि इक्विलिब्रियम में जब सिस्टम होता है तो नेट फोर्स कितनी होती है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी के साथ फोर्स कौन सी होगी, जहाँ जहाँ पोटेंशियल एनर्जी आती है वहाँ कौन सी फोर्स आती है, क्या नाम होता है उस फोर्स का, काइनेटिक फोर्स, कंजर्वेटिव की नाम होता है। अब बताओ भाई, गुलिन बताओ कंजर्वेटिव फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, देख के नहीं बताना, पता वैसे, माइनस डेल यू माइनस डेल, वेक्टर फॉर्म में तो ये होता है, डेल तब लगाना है जब एक्स वाई जेड सब आ रहे हैं, यहाँ पे कौन आ रहा है सिर्फ, तो डेल को किस में चेंज करेंगे, सिंपल, माइनस डी डी एक्स ऑफ यू, क्या करेंगे, यहाँ तक नोट करो, करो नोट यहाँ तक। और नेक्स्ट पार्ट में डिफ्रेंशिएशन करनी है। अब देखते हैं डिफरेंट किस किस को आती है, यहाँ तक लिख लो। दस दे तू कापी तक आ रहा अपना काम देख लेंगे बेटे, कर लिया नोट यहाँ तक, लिख लिया। अच्छा, उन डिफ्रेंशिएशन आ रही है कि नहीं आ रही वो चेक करें। अब आपने इसको डिफ्रेंशिएट करना है, ए तो कांस्टेंट है, एक्स पावर -12 ऊपर हो गई, बताओ भी अब क्या करें, -12 पावर है, क्या होगा, -12 ए एक्स की पावर -11 के -13 माइनस, और नीचे आके क्या हो जाएगा। अब ये कैसे हुआ, जितनी पावर होती है आगे आती है, और एक पावर क्या होनी होती है, -12 -1 कितना होगा, -13। दूसरे में क्या होगा, माइनस आ गया, माइनस माइनस, ये हमने क्या निकाला है, डी यू बाई डी एक्स निकाला है। फोर्स किसके इक्वल है, माइनस डी यू बाई डी एक्स, कितनी आ जाएगी फोर्स, यहां तक हो गए, लिखो पहले, कोई डाउट किसी को। माइनस साइन था ना ये, हमने जो फोर्स है वो माइनस साइन आ गया, माइनस साइन क्या हो गया, चेंज हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव बन गया, पॉजिटिव क्या बन गया, नेगेटिव। कोई डाउट है विच, ठीक है। मेजर टॉपिक है ये कंजर्वेटिव फोर्स, हम 3 या 4 दिन हो गए कंजर्वेटिव ही पढ़ी जा रहे हैं,
ठीक है, उसका रीज़न है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। +2 क्लास में भी 2 फोर्सेज आती हैं तब भी ये यूज़ होता है, +1 में तो है ही है। अब ये अगला चैप्टर ग्रेविटेशन है, उसमें सारा कंजर्वेटिव फोर्स ही है। ग्रेविटेशन फोर्स इटसेल्फ कंजर्वेटिव, पूरा चैप्टर ही कंजर्वेटिव फोर्स पे चलना है, इसलिए ये कर लिया नोट, यहाँ तक आ गया। इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है बेटे, क्या होता है इक्विलिब्रियम पे? ये एफ किसके इक्वल हो जाती है? मीन्स 12a/x13 इक्वल टू ये माइनस, ये दोनों को ज़ीरो करेंगे तो क्या आएगा? इक्वल टू 6b/x7। सिंप्लीफाई करके बताएंगे कितना आंसर आएगा। (12a/x7 इक्वल टू 6b/x13। बेटे कभी ना गलती ना करना कि आप बच्चे ही करते हो, यहाँ पे x7 है, यहाँ पे x7 कट कर दो, x6 बच जाएगा, ऐसे नहीं करना। फैक्टराइज करना है। क्या करना है? इनको लेके आओ इधर, कॉमन क्या आ रहा है? 6x7 bx6 माइनस a माइनस 2a। अब इसको जीरो करिए, यहाँ 6 0 हो सकता है कभी। अगर x पावर 7 0 तो x की वैल्यू क्या होगी? यहाँ तो 0, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितनी आ जाएगी x पावर 6 की वैल्यू? 2a पावर b 1/6। ये पता लगा कैसे आई 1/6? क्योंकि x पावर 6 की वैल्यू 2a/b आएगी, 6 इधर है तो उधर कितनी पावर हो जाएगी? 1/6। सिंपल सा लॉजिक है। x की कितनी वैल्यूज आई हैं? 2। चल रही है। x की कितनी वैल्यू आई है? हमें पता है कहाँ इक्विलिब्रियम है। क्या हमें पता है इक्विलिब्रियम कहाँ पे है? नोट्स में फॉर्मूला भी लिखा था, कल मैंने न्यूमेरिकल भी करवाया था। आपने जब भी इक्विलिब्रियम चेक करना है, उसने क्या पूछा हुआ है? क्या यहाँ पे कोई वर्ड स्टेटमेंट लिखा था? स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम लिखा था? नहीं लिखा ना। हमें ये भी चेक करना पड़ता होता है। इस सब में मैं बताता हूँ कैसे करता है। लिखो आगे। नेक्स्ट स्टेप में जब भी आपने इक्विलिब्रियम चेक करना है कि स्टेबल है कि अनस्टेबल, ये तो पता लग गया कि x 0 पे भी स्टेबल है, और अब आप अपने फॉर्मूले में अगर x = 0 पुट करोगे तो आंसर आएगा। पढ़ो स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में क्या था? a/x⁻12 माइनस b/x⁻6। वहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करो, डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो आंसर कितना हो गया? इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड। करेंगे पुट फिर 0? करेंगे? नहीं करेंगे। फिर चॉइस क्या रहेगी सिर्फ? तो पहले साइड पे लिख लो, ए को क्या कर दो? रिजेक्ट कर दो, क्योंकि आउटकम नहीं आएगा कोई। तो u x = कितनी वैल्यू पुट करोगे? ठीक है, इसका मीनिंग ये हो गया कि आपने x पावर 6 जहां नजर आता है वहां पे 2a/b पुट कर दो। क्या पुट कर दो? बड़ा सिंपल हो जाएगा। पहली क्या है? a/x⁻12 था ना, दूसरा क्या था? b/x⁻। क्या नीचे वाले को लिख सकते हैं a/x⁻6 स्क्वायर? करो वैल्यू पुट, कितना आंसर आएगा? x⁻6 की जगह क्या पुट करेंगे? 2a/b, उसका स्क्वायर करेंगे, और वहाँ पे ये सिंप्लीफाई करो, कितना आएगा? b² / 4a माइनस b² / 2a। इसका सिंप्लीफाई करके आंसर क्या है ना? -b²। ये आपकी कौन सी एनर्जी आई है? इक्विलिब्रियम पे। कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल सी डायटोमिक, उसको डिसोसिएट करना, तोड़ना है। क्या करना है? तोड़ने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़नी है। कैसे एनर्जी काउंट करोगे? जब ये इनफाइनाइट हो जाएगा तब एनर्जी कितनी है? वो 0 आई। और जब ये इक्विलिब्रियम में कहीं पे होगा तब एनर्जी कितनी आई? -b²/4a। तो हमने वो डिसोसिएशन का फॉर्मूला पढ़ा था, बुक में लिखवाया था। फॉर्मूले में क्या था? u कब इन्फिनिटी पे, -u इक्विलिब्रियम, ये लिखवाया था।
यू इन्फिनिटी पे कितनी एनर्जी निकाली थी, स्टार्टिंग में निकाली थी, कितनी एनर्जी निकाली थी, 0। और यहाँ पे कितनी है, -b²/, तो कितना डिसोसिएशन एनर्जी आपको देनी पड़नी है। सो जब हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना, हम थ्योरी में तो लिख देते हैं कि वी नीड दिस मच डिसोसिएशन एनर्जी, बट उस एनर्जी को काउंट करने के लिए हमें फिजिक्स यूज़ करनी पड़ती है। ठीक है, तो जो आगे जाके रिसर्च करते हैं केमिस्ट्री में, तो वो सोचते हैं हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे, बट एक्चुअली केमिस्ट्री नहीं पढ़ते, वो क्या पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं। और ये एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए मशीन्स यूज़ करनी पड़ती हैं। मशीन्स को ऑपरेट भी कौन करेगा, जिसने फिजिक्स पढ़ी होगी। बी और ए की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी पड़े, सारा काम कौन करेगा, जिसने फिजिक्स पढ़ी होगी। ठीक है, तो चाहे आप आगे जाके मैथमेटिक्स में रिसर्च कर लो, चाहे आप केमिस्ट्री में चले जाओ, चाहे आप फिजिक्स कर लो, तो आपने अल्टीमेटली पढ़ना क्या है, फिजिक्स ही पढ़ना। इवन आप कंप्यूटर में कोडिंग करोगे, जो वहाँ पे रूल्स लगेंगे वो सेम टू सेम आपको वेक्टर जैसे लगेंगे जो वेक्टर में रूल्स पढ़े थे। ठीक है, एल्गोरिथम भी सीक्वेंस में चलते हैं, जैसे हम न्यूमेरिकल करते हैं फिजिक्स में सीक्वेंस में करते हैं ना। क्या मैंने पहले इक्विलिब्रियम वाली एनर्जी निकाली, बिना डिफ्रेंशिएशन करके निकल सकती है कभी, मेथड फॉलो करेंगे तभी निकलेगी ना। और ये न्यूमेरिकल पेपर 3 नंबर का आता है, इसको हम डिफ़िकल्ट कैटेगरी में काउंट करेंगे। ठीक है, लेंथी क्वेश्चन है, घर जाके करना है। बेटे जो बुक रेकमेंड की हुई इसमें बड़े सारे क्वेश्चन हैं, अगर किसी ने नहीं ली तो ये बुक है, ठीक है, कार्तिक कालिया के पास है, तो देख लेना ये वाली बुक। ठीक है, पेपर का ना पैटर्न चेंज हो गया हुआ है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा है, थ्योरी वाले डेफिनेशन वाले क्वेश्चन बड़े कम आएंगे। 8-10 नंबर की डेरिवेशन आएगी बस 70 में से, बाकी 60 मार्क का पेपर आपको क्वेश्चन आंसर ही पूछेंगे, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये बता दो, रीज़न बता दो, कोई क्वेश्चन और नहीं आया। और वो क्वेश्चन एग्जामिनर कहीं से भी डाल सकता है, कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है। ठीक है, तो आपने बस एक ही तरीका है पढ़ने का कि हर टॉपिक के ऊपर जितने आपकी बुक में क्वेश्चन होते सॉल्व कर लिया करो, काम खत्म। ठीक है, और एनसीईआरटी साइड बाय साइड वो भी करनी है। ये जो बुक रेफरेंस होती है ना, इसके साथ ही शायद एनसीईआरटी सॉल्व बुक मिल जाती है, तो उसको सारे सोल्यूशन भी मिल जाते हैं, वो करो कंप्लीट। ठीक है, इसको बंद कर दो, बाकी हम कल नेक्स्ट क्लास में करेंगे। गेट बंद कर दो। अच्छा बेटे, लास्ट मॉर्निंग वाले जो लेक्चर मैंने किया था, हमने उसमें क्या स्टडी किया था, न्यूमेरिकल किए थे, फॉर्मूले सारे रिवाइज कर लिए थे अप टू स्प्रिंग फोर्स तक, यहाँ तक। ठीक है, एक न्यूमेरिकल भी किया था स्प्रिंग फोर्स के ऊपर, हाफ के एक्स के ऊपर। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में, और मेन कंजर्वेटिव फोर्स के ऊपर, इक्विलिब्रियम के ऊपर न्यूमेरिकल भी किया था। ठीक है, अब आगे नोट्स में आते हैं। लास्ट टाइम हमने कहाँ तक छोड़ा था लेक्चर, ये यहाँ तक। ये 3 डायग्राम्स कर ली थी, इससे ये कंफर्म हो गया था नेगेटिव साइन जस्टिफिकेशन। अगर डिस्प्लेसमेंट आप इधर करते हो तो रिस्टोरिंग फोर्स ऑपोजिट लगेगी। ठीक है, और ये मॉर्निंग मैंने पढ़ भी लिया, डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल की एग्जांपल की थी कि अगर आपने किसी डायटोम मॉलिक्यूल डिसोसिएट करना है, पोटेंशियल एनर्जी 0 कहाँ होती है, इन्फिनिटी। ये भी हमने पढ़ लिया हुआ है। ये एमसीक्यू में स्टेटमेंट सर्शन, रीजन सर्शन, ट्रू में भी आ सकता है क्वेश्चन। ये ग्राफ प्लॉट करो आगे। ये ग्राफ किस में है, देखो ये एनर्जी, और एक्स एक्सेस के लॉन्ग कौन है, पोजीशन। x0 का मतलब क्या हुआ, नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग के और एक्सटेंडेड कंप्रेसिव। तो जब नेचुरल लेंथ है तो स्प्रिंग इधर है, इस जगह पे आपने इसको क्या किया, स्ट्रेच किया इधर से। ये क्या किया अपने, एक्सटेंशन की कंप्रेशन की, ए तक, ए से आगे नहीं जा रहा, आपने इसको पूरा कंप्रेस करके रखा हुआ है। इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, अभी रुका हुआ कितनी है, बट इसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर्ड है, तो देखो जब एक्सटेंशन x इक्वल टू ए एस, कौन सी एनर्जी है, देखो u कौन है, पोटेंशियल। और काइनेटिक का ग्राफ देखो कितना है, 0। आपने इसको लीव कर दिया, यहाँ से इधर जा रहा है, जैसे जैसे अप्रोच करेगा इसकी एक्सटेंशन कम होती जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी, फॉल करेगी। कौन सी एनर्जी इंक्रीज करेगी, ये मेन पोजीशन में पहुँचेगा ओरिजिनल लेंथ पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ। क्या वहाँ पे इंस्टेंटली आके रुक जाएगा, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन वहाँ से अंदर को कंप्रेस करेगा उस साइड। फिर ये इधर गया, आगे जाते जाते क्या होनी है, काइनेटिक फिर से कम, 0, पोटेंशियल कन्वर्ट, फिर वापस आएगा, ऐसे चलता जाएगा, टू एंड फ्रो मोशन। इसको बोलते हैं ऑसिलेशन। क्या हो रही है, अगर एनर्जी लॉसेस नहीं आ रही है, ऑसिलेशन थ्रू आउट कंटिन्यू रहेगी। बट रियल लाइफ में क्या होता है, ये एनर्जी लॉसेज होते हैं जब मूव करेगा। अगर कोई बॉडी को मूव करवा रहा है तो फ्रिक्शन भी होगी, एयर अपोज करेगी, करते करते क्या हो जाएगा, धीरे धीरे रुक जाएगा। बट ये वन कंप्लीट साइकिल है। तो मेन पोजीशन या ओरिजिनल लेंथ पे मैक्सिमम कौन होती है, काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मिनिमम 0। ये ड्रॉ कर लो पहले, ये आपको पता होना चाहिए।
ये हमने फिर से रिपीट करना है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, तब भी हम ये करेंगे टॉपिक। ठीक है, कर लिया नोट, डायग्राम नोट कर लो। तो मेन चीज़ आपको याद रखनी है कि टोटल एनर्जी देखो लेवल क्या है, ये कंजर्व्ड है कि फिक्स है कि वेरिएबल है लेवल। मीन्स आप काइनेटिक और पोटेंशियल को ऐड करोगे एनर्जी ई आएगी, हर जगह पे एनर्जी टोटल क्या है, फिक्स है, नो लॉस। ठीक है, इस केस में सिस्टम में सिर्फ एक ही फोर्स लग रही है कंजर्वेटिव, अगर नॉन कंजर्वेटिव लगती है तो एनर्जी लॉस भी आता है, बट वो नहीं रहा। ठीक है, हो गया डायग्राम। नीचे देखो दो एग्जांपल है, वो कौन सा सिस्टम है, मैंने मॉर्निंग बताया था आपको, सीरीज है कि पैरेलल है, और ये क्या है, सीरीज में टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट देखो क्या हो रहा है, मीन स्प्रिंग कांस्टेंट इंक्रीजिंग, ये तो ट्रू है। सिंगल स्प्रिंग लगाया और एक और लगा दिया, ये सीरीज में कि पैरेलल में, सॉरी पैरेलल में लगाएंगे, दोनों का इम्पैक्ट ज़्यादा हो जाएगा कम हो जाएगा, तभी ऐड हुए हैं। बट सीरीज में लगाते हो तो रेसिप्रोकल ऐड होते हैं, इम्पैक्ट क्या होता है, मीन्स अगर आपको स्प्रिंग कांस्टेंट इंक्रीज करने तो पैरेलल में लगाएं कि सीरीज में लगाएं, पैरेलल में। और अगर आपने सीरीज में लगा दिया तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा, ये लिख लो अपनी कॉपी पे। इसमें क्या होता है, इंक्रीज्ड स्प्रिंग कांस्टेंट, इंक्रीज्ड स्प्रिंग कांस्टेंट, उसमें क्या है, डिक्रीज। तो पेपर में एमसीक्यू आ सकता है, विच कॉन्फ़िगरेशन यू विल ऐड टू स्प्रिंग टुगेदर टू इंक्रीज द स्प्रिंग कांस्टेंट और डिक्रीज द स्प्रिंग कांस्टेंट, पता होना चाहिए आपको। ठीक हो गया ये। नेक्स्ट क्या है, पढ़ो, थ्योरी वाला टॉपिक है लॉज ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी। बड़े सारे न्यूमेरिकल हम कर चुके हैं। अगर सिस्टम में कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा, टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व, फिक्स्ड। हाँ, ये हो सकता है वन फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरे में कन्वर्ट हो जाए। बॉल को ऊपर थ्रो करोगे, नीचे ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ऊपर जाते बॉडी स्लो हो गई, रुकी, सारी काइनेटिक किस में कन्वर्ट हुई, फिर वापस पोटेंशियल किस में आ गई, ठीक है। तो कंजर्वेशन एनर्जी कहते हैं एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वो हम क्या कर सकते हैं, उसको दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं बस। ठीक है, ये क्लियर हो गया। हमने न्यूमेरिकल भी किए थे, बॉल जब ऊपर फेंकी थी या ऊपर से बॉल नीचे आ रही थी, तो ऊपर से जब नीचे आएगी किस एनर्जी का लॉस होगा, पोटेंशियल का लॉस, और किस में कन्वर्ट होगा, नीचे से फास्ट होगी ना, काइनेटिक में। तो टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहती है, कंजर्व रहती है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन कुछ एग्जांपल्स बताई हुई हैं बेटा। ये पहले कौन है, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, ये कौन है पता है, जनरेटर। कौन है ये, जनरेटर में हम डीजल डालते हैं, डीजल बर्न होता है, फिर करंट आता है, वो मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल। कार का जो इंजन है, बाइक का इंजन, वो भी यही कर रहा है। ठीक है, लाइट टू इलेक्ट्रिकल, ये कौन है पता है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल, आप इसको बल्ब कह सकते हो। नॉर्मल एलईडीज लगी हुई, ट्यूबलाइट्स लगी हुई हैं, इनमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी ऑन करते हैं, किस में कन्वर्ट होती है एनर्जी। अच्छा, ये उल्टा है, ये लाइट टू इलेक्ट्रिकल है, ये सेंसर है। आपके स्कूल में वो गेट लगा हुआ है, रिसेप्शन के बाहर हम आते हैं, अपने गेट ओपन हुए, वो गेट को वो क्या है, लाइट टू इलेक्ट्रिकल। हम जब एंटर करते हैं ना, वहाँ पे एक ऊपर सेंसर लगा हुआ जो इंफ्रारेड रेडिएशन बल्ब के ऊपर डालता है नीचे, हमें पता भी नहीं लगता वो इंफ्रारेड रेडिएशन आ रही है कि नहीं आ रही। जब हम उसको क्रॉस करते हैं, वो ऑब्स्ट्रक्ट द पाथ ऑफ द रेडिएशन, साथ ही क्या होता है, वो गेट ओपन हो जाता है। दिस इज लाइट टू इलेक्ट्रिकल। सोलर सेल, लाइट आ रही है, इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो रही है। केमिकल टू इलेक्ट्रिकल कौन होगा, हमारे घर में इन्वर्टर लगा हुआ है, इन्वर्टर के अंदर एसिड डाला हुआ है, हर 2-3 मिनट के बाद एक बंदा आता है, उसमें क्या डाल के जाता है, पानी डालता है कि एसिड डालता है, पानी, डिस्टिल्ड वाटर। वो डिस्टिल्ड वाटर इसलिए डालता है सो दैट रिएक्शन को क्या किया जाए, रिवर्स किया जाए। दो चॉइसेस हैं, या तो वहाँ पे एसिड डाल दो या पानी डाल दो। एसिड डालना डिफ़िकल्ट भी है, कॉस्टली भी है। वो क्या डाल देते हैं, आपने अभी केमिस्ट्री में किया नहीं होना, ली चैटेलियर प्रिंसिपल सुना किसी ने, अभी इक्विलिब्रियम पढ़ोगे तब आएगा कि जो रेट, जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं, कि रिएक्टेंट ज़्यादा हो जाएंगे तो प्रोडक्ट बनने शुरू हो जाएंगे, प्रोडक्ट ज़्यादा हो जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा रिएक्शन। जो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है ना, अगर रिएक्टेंट ज़्यादा है तो क्या बनेंगे, अगर प्रोडक्ट ज़्यादा है तो, मान लो ये मेरे पास एसिड है और प्रोडक्ट में पानी है, अब मेरा एसिड कम हो गया, मेरे को एसिड रिफ्यूल करना है, दो चॉइसेस हैं, क्या डालूंगा इसमें,
या तो मैं इसमें एसिड डाल दूँ या मैं प्रोडक्ट में पानी ज़्यादा डाल दूँ। अगर मैंने पानी ज़्यादा डाल दिया रिएक्शन क्या हो जाना, रिवर्स हो जाना, अपने आप ही एसिड बढ़ जाना। एसिड का कंसंट्रेशन हमने क्या करना, वहाँ पे जो रिएक्शन है सेल्स पड़े हैं उसमें पानी डालते हैं, पानी डालने से रिएक्शन उल्टा हो जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन रिवर्स होके क्या बनना शुरू होता है, एसिड। तो दो चॉइसेस थी, या तो एसिड डाल देते हैं या पानी डाल के रिएक्शन को क्या कर देते हैं, रिवर्स। कन्वीनियंट क्या है, पानी डालना। उसमें क्या हो रहा है, कौन सी एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, केमिकल टू हीट। हीटर है कि कोई और है, केमिकल टू हीट पता है आपको। वुड बर्निंग, कोल बर्निंग, कुलचे लगते हैं ना, कुलचे लगाने से कोल बर्न कर दे हो या वुड बर्न करते हैं, केमिकल से बर्न किए क्या मिली, हीट। साउंड टू इलेक्ट्रिकल, साउंड टू इलेक्ट्रिकल, फ़ोन का माइक्रोफोन मैं बोल रहा हूँ, ये मेरी साउंड है, माइक्रोफोन के अंदर ये वायर के अंदर क्या जा रही है, साउंड जा रही है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल जा रहा है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है। अच्छा, जो डिवाइस एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं उनको कहते हैं, क्या बोलते हैं पता है आपको, क्या कहते हैं उनको, इंट्रूडर कहते हैं उनको, ठीक है, जो एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे वाईफाई मॉडेम पता है आपको, घर में लगा हो ना वाईफाई मॉडेम, मॉडेम का मतलब है मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर, क्या मतलब उसका, मॉड्यूलेटर एंड बाहर से सिग्नल आ रहा है उसमें से इंफॉर्मेशन निकालनी, वो थी डीमॉड्यूलेशन। मैंने कोई व्हाट्सएप मैसेज टेक्स्ट किया दूसरी कंट्री में, वो सिग्नल को बड़ी दूर तक भेजना है, उसको मॉड्यूलेट करना है। तो मॉडेम क्या कर रहा है, मॉड्यूलेट भी कर रहा है, सिग्नल को आगे भेज भी रहा है, वहाँ से लेकर सिग्नल से इन्फॉर्मेशन निकाल भी रहा है, ठीक है, ये काम होता है। वो भी क्या है, एनर्जी ट्रांसफर ही है। ये क्या है, हीट एंड इलेक्ट्रिकल। एग्जाम्पल पढ़ो, थर्मोकपल, किसकी एग्जाम्पल है, थर्मोकपल ना, हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ना है। आपने क्या करना है, एक रॉड ले लो आयरन की, इसको हीट कर दो, इस एंड को ठंडा कर दो, ये हाई टेम्परेचर, ये लो टेम्परेचर, करंट फ्लो हो जाएगा। हाई टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे बड़ी तेज़ी से, लो की तरफ भागेंगे, और जब सारे इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो करंट कहाँ आएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट। 10th क्लास में पढ़ा हुआ आपने, ऑपोजिट करंट डेवलप हो गया ना। इसमें किया गया था टेम्परेचर डिफरेंस, ये देखो हॉट है, ये कौन है, ये लगाया गैल्वेनोमीटर जो करंट को डिटेक्ट करता है, ये थर्मोकपल है। ये कौन आ गया, हीट टू मैकेनिकल। कोल बर्न होता था पहले डीजल इंजन में, अब तो डीजल इंजन है, डीजल इंजन में भी यही हो रहा है वैसे, डीजल बर्न होगा, फ्यूम्स निकलेंगे, वो क्या करेंगे, टायर को रन करेंगे। इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल, मोटर, इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गए हमारे, इलेक्ट्रिक व्हीकल में ये आ रहा है। फैन में क्या हो रहा है, सिग्नल इनपुट कौन सी आ रही है, इलेक्ट्रिकल, आउटपुट क्या मिल रही है, मैकेनिकल। क्या ये 100% एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है कि लॉस भी है, कैसा लॉस है इसमें, साउंड आ रही है, क्या आप चाहते थे कि साउंड आए, कोई बेनिफिट है साउंड का, लॉस। मोटर गर्म हो जाएगी, हीट एनर्जी, हीट तो इनएविटेबल है, जब भी आप एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करोगे हीट आनी है। एनर्जी लॉस इज 100%, वो नहीं होना। कोई भी डिवाइस 100% एफिशिएंट नहीं बन सकता, देयर इज ऑलवेज सम लॉस ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिकल टू हीट, हीटर भी आ गया, इलेक्ट्रिक चूल्हा भी आ गया, इंडक्शन कोयल है ना हमारे घर में, ठीक है। इलेक्ट्रिकल साउंड स्पीकर आ गए। इलेक्ट्रिकल टू केमिकल, आपने पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, यस। इलेक्ट्रिकल टू लाइट, बल्ब, ट्यूबलाइट, एलईडीज, सारे आ गए, तो ये याद रहेगा। अब आया वर्ड मैकेनिकल एनर्जी। क्या होती है मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल का वर्ड मशीन्स, वर्क, मूवमेंट, सम टोटल ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल का बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। मैंने मॉर्निंग में 2 क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर में लिखवाए थे, क्या लिखवाए थे पढ़ो। एक लिखवाया था, शो दैट ड्यूरिंग फ्री फॉल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड। वहाँ पे मैंने मैकेनिकल वर्ड क्यों लिखवाया था, ऊपर से बॉडी नीचे गिर रही है, ऊपर कौन सी एनर्जी थी इसके पास, नीचे आते आते कौन सी है, पोटेंशियल किस में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक। नीचे से ऊपर जाएगी तो काइनेटिक किस में कन्वर्ट होगी, बोथ आर इंटर कन्वर्टिबल। बट अगर एनर्जी लॉस नहीं हो रहा तो टोटल एनर्जी क्या रहेगी, जीरो के सेम रहेगी, ठीक है। ये क्लियर हो गया पहले। अच्छा, यहाँ पे नोट पढ़ो क्या लिखा है, नेगेटिव वैल्यू ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट करता है, सिस्टम इज बाउंड स्टेट। लिखो, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये आपने केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ऑफ एटम में एक अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है कि वाई इलेक्ट्रॉन हैज़ नेगेटिव टोटल एनर्जी। पढ़ा कभी आपने, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में देखना, वहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन के फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होती है हाइड्रोजन एटम में, आपने पढ़ा होगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो माइनस साइन टोटल एनर्जी क्यों होती है उसकी,
जब भी किसी भी बॉडी की टोटल एनर्जी जो कि मैकेनिकल नेगेटिव आ जाती है, इट रिप्रेजेंट बाउंडेड सिस्टम। क्या रिप्रेजेंट करती है कि मतलब एटम के अंदर न्यूक्लियस है सेंटर पे, इलेक्ट्रॉन हमेशा न्यूक्लियस से बाउंड ही रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नेगेटिव है तो वो न्यूक्लियस के साथ ही रहेगा, घूमता रहेगा उसके राउंड। जैसे अर्थ है, अर्थ की एनर्जी नेगेटिव है टोटल, इसलिए वो सन के राउंड क्या करती रहती है। जिस टाइम पे अर्थ की एनर्जी ज़ीरो या पॉजिटिव होगी, वो क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी। मून की एनर्जी क्या है, नेगेटिव, वो अर्थ के राउंड रिवॉल्व कर रहा है। जब मून की एनर्जी ज़ीरो या पॉजिटिव होगी तो क्या करेगा, वो अपना घूमेगा। तो याद रखना है, अगर टोटल एनर्जी क्या है, नेगेटिव है, तो क्या रिप्रेजेंट करता है, बाउंड सिस्टम। बाउंड का मीनिंग बंधे हुए एक दूसरे से, दे कैन मूव अवे बट फॉर सम टाइम। जैसे सर्दियों में अर्थ थोड़ा दूर चले जाती है, गर्मियों में फिर पास आ जाती है, फिर सर्दियों में दूर चली जाती है, फिर पास आ जाती है। ये सिस्टम बाउंडेड सिस्टम, ठीक है। मार्क कर लिया, MCQ आ सकता है इसके ऊपर। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन का मीनिंग क्या होता है, सेम रहना। एनर्जी लॉसेस कब आते हैं, जब कौन सी फोर्सेज नहीं लगेंगी। मैंने मॉर्निंग तो आया था, 3-4 दिन से पढ़ रहे हैं कि ये वाली फोर्स लगे, कभी एनर्जी लॉस नहीं आता। कंजर्वेटिव, जब तक पढ़ो, पहली लाइन में क्या लिखा पढ़ो वर्ड, मार्क अपने नोट्स में इसको हाईलाइट कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जदों तक सिस्टम च केड़ी फोर्सेज लगनियाँ, कंजर्वेटिव, तब तक क्या होगा, एनर्जी क्या रहेगी। आपने बॉल के ऊपर थ्रो किया, स्प्रिंग को खींच के छोड़ दिया, स्प्रिंग में इलास्टिक थी, बॉल के ऊपर ग्रेविटेशन लग रही थी, तो हर जगह पे टोटल एनर्जी क्या थी, कहीं काइनेटिक कम हुई थी तो किस में कन्वर्ट हो गई थी, कहीं पोटेंशियल कम हुई तो किस में कन्वर्ट हो गई थी, लॉस नहीं आ रहा था। तो ये सिर्फ किसके लिए वैलिड है, MCQ आ सकता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज वैलिड फॉर ऑल फोर्सेज, ओके, कि ओनली फॉर कंजर्वेटिव, ओनली फॉर कंजर्वेटिव। फ्रिक्शन में एनर्जी कंजर्व होती है, नहीं, वो कंजर्वेटिव, उसमें एनर्जी क्या होती है, लॉस हो जाती है। तो नीचे लिख लो, ये देखो क्या कह रहा है। F का मीनिंग यहाँ पे क्या है, तो I का मीनिंग क्या है, I है इनिशियल, F क्या है, फाइनल। मीन्स स्टार्टिंग में काइनेटिक और पोटेंशियल प्लस करो, टोटल लिख लो, और फाइनल में दोनों को प्लस करो, आंसर्स क्या आएंगे। हाँ, ये हो सकता है किसी केस में काइनेटिक ज़्यादा हो, पोटेंशियल कम हो, किसी में पोटेंशियल ज़्यादा हो। बॉडी को जब थ्रो करते हैं तो नीचे सिर्फ क्या होती है, काइनेटिक, और टॉप पे क्या होती है सिर्फ, बट टॉप पोटेंशियल और बॉटम काइनेटिक दोनों क्या होते हैं, इक्वल। हमने क्वेश्चंस भी किए हुए इसके ऊपर न्यूमेरिकल, ठीक है, आप प्रीवियस लेक्चर देखो तो हमने उसमें किए थे। टॉपिक ये अब आ रहा है, बट ये बड़ा बेसिक सा टॉपिक है, मैंने पहले डिस्कस कर दिया था कि जब तक कंजर्वेटिव फोर्सेज लगेंगी तब तक टोटल एनर्जी क्या रहेगी, सेम। और जब कंजर्वेटिव फोर्स लगनी बंद हो जाएंगी तो एनर्जी बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है, सेम नहीं रहेगी, ठीक है। ये कर लिया नोट, हाँ जी, सर हेडिंग डालनी है, फॉर्मूला लिखना बस। हाँ बिल्कुल, प्रिंट करो, कापी तो भी लिख दे दिया करो ना माड़ा मोटा, इतने पै जाएगा कुछ गलती ना, ठीक है। आप गलती करनी छोटी जी, क्या पढ़ना बस, ठीक है। तो जो मैं वर्ड बोला, थ्योरी नहीं लिखनी होती, नोट्स आपके पास हैं, ठीक है, आपने इनके फॉर्मूले लिखने होते हैं, आपको पता चल जाए कि इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या है। अपने नोट्स लेके आया करो, ठीक है। गल तो जरा नहीं लेके आएगा फिर मैं कापी तो लगावांगा ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ठीक है। नोट्स ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ होने चाहिए। अच्छा, नोट्स सिंगल सिंगल ना रखो, 3-3 4-4 चैप्टर स्पाइरल करवा लो, बुक बना लो, बुकलेट। ऐसे सिंगल सिंगल रखो तो फट जाने, ठीक है। बुकलेट बना के रखो, स्पाइरल करवाओ, 2-2 3-3 चैप्टर दे, इतनी बुकलेट बन जाए, इतनी सफिशेंट होती है। कंजर्वेशन लीन मोमेंटम रिपीटेड टॉपिक फ्रॉम लॉज ऑफ मोशन। मैंने डे 1 जब लेक्चर करवाया था तब बताया था कि अगर आपकी ये टेबल है, टेबल का भी मोमेंटम कितना है, 0। क्या इसके ऊपर मोमेंटम चेंज हो रहा है, इसका मोमेंटम चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगानी पड़ेगी। जे सिस्टम के उत्ते फोर्स ही नहीं लगी, नेट फोर्स 0 एक्सटर्नल, तो मोमेंटम क्या रहेगा, सेम। अगर 0 तो 0, अगर बॉडी मान लो यूनिफॉर्म मोशन, जैसे मेरा हैंड है, ये यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट लाइन में, नेट फोर्स कितनी है, 0, तब तक रहेगी 0 जब तक ये यूनिफॉर्म चलेगा। अगर मैं इसको रोकना है तो मैंने फोर्स लगा दी, अगर मैंने स्पीड अप करना है तो मैंने पुश कर दिया। तो ये क्या करता है, जैसे देखो ये पर्सन है, बॉल पड़ी हुई है, कितने ऑब्जेक्ट है सिस्टम में, एक पर्सन है, एक कौन है, बॉल। खुद भी करके देख लेना स्केट बोर्ड पे, स्केटिंग आपके पास हो जू, बॉल को सामने फेंको, आप कहाँ जाओगे। बुलेट फायर की थी गन ने, बुलेट आगे गई थी, गन कहाँ गई थी, क्यों जाती है, मोमेंटम कंजर्वेशन। जो बॉल के ऊपर फोर्स लगाई है बंदे ने लगाई है ना, बंदे ने किस पे फोर्स लगाई है,
बॉल पे, तो बॉल ने बंदे पे क्या लगानी है, पीछे फोर्स लगानी है आगे, तो इसलिए बॉल अगर आगे गई तो बंदा कहाँ जाएगा। सो दिस इज ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या इन दोनों के ऊपर एक्सटर्नली फोर्स लगी कोई, वो नहीं लगनी चाहिए। अगर सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल, इसके में सिस्टम में दो पार्टिकल हैं, बॉल एंड मैन, इनको छोड़ के कोई बाहर से कोई फोर्स लगा रहा है तो टोटल मोमेंटम क्या रहा है, सेम। इनिशियल कितना है, 0, फाइनल भी कितना होना चाहिए। अब फाइनल 0 कैसे होगा, अगर बॉल आगे एम यू से गई है, पॉजिटिव एम यू, तो मैन जाएगा माइनस एम वी से। ऑल्दो दोनों का मास अलग अलग होगा, दोनों की वेलोसिटी अलग होंगी, बट दोनों के मोमेंटम क्या होंगे, इक्वल एंड ऑपोजिट। ये चीज़ होगी क्लियर। और मैंने आपको लिखवाया भी था, ये कब करते हैं, जब भी आपको क्वेश्चन आए कि आपने बुलेट फायर की गेट पे या प्लैंक पे बुलेट फायर की, या ब्लॉक पे की, ब्लॉक बुलेट हिट करने के बाद मूव करना शुरू कर गया। बुलेट हिट करने से पहले और हिट करने के बाद टोटल मोमेंटम क्या रहना है, कंजर्व। तो आपने जब वो हिट करने के बाद न्यू वेलोसिटी निकालनी, कैसे निकालनी, मोमेंटम इक्वेट करके, ठीक है। तो इक्वेशन मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में करवाए हुए हैं। ये टॉपिक रिपीटेड है, ये हमारा कहाँ पे था, लॉ ऑफ मोशन। पावर मॉर्निंग में डिस्कस हो गया था। पावर कब पढ़ते हैं, जब आपने किसी दो या दो से ज़्यादा मशीन्स हो या बंदे हों, उनकी एनर्जी अमाउंट, उनका वर्क करने का टाइम, एफिशिएंसी चेक करनी हो। सिंपल वर्क, जैसे सपोज करो ये एक 55 ईयर ओल्ड पर्सन है, एक 30 ईयर ओल्ड पर्सन है, दोनों एक ही रूम को पेंट कर रहे हैं। 30 ईयर ओल्ड को मान लो 2 दिन लगे पेंट करने में, तो 55 ईयर को लगे 3 दिन, तो ज़्यादा पावर किस में थी, बट दोनों ने वर्क तो क्या किया, टाइम जिसने ज़्यादा लिया उसकी पावर कम है, जिसने टाइम कम लिया उसकी पावर ज़्यादा है। तो पावर का फॉर्मूला क्या है, ये जो डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा टी है, डेल्टा वर्ड का मीनिंग मेजरेबल और स्मॉल चेंज, मेजरेबल, इसको प्रॉपर मेजर कर सकते हो आप। ये फिर एवरेज पावर है कि इंस्टेंटेनियस पावर है, एवरेज केडी पावर है, अपने नोट से लिख ली थी चीज़ां, केडी पावर है, एवरेज हमेशा मेजर हो जाती है। आपने कुछ नहीं करना, पेंट दिता बंदे नूं, उन्हें कहा तू पेंट कर चल, उन्हें 3 दिन पेंट किया, कितना वर्क किया प्रॉपर काउंट कर लिया, और टाइम कितने लगे, 3 डेज। 3 डेज आर मेजरेबल और नॉट, पूरी वैल्यू 3 डे डाली, तो पावर क्या आएगी, एवरेज। बट अगर आपने इंस्टेंटली पावर निकालनी हो, कि जैसे सपोज करो बॉल को बैट्समैन ने हिट किया है, कॉन्टैक्ट टाइम बहुत कम है, उस बहुत कम टाइम में जो चेंज आता है वर्क डन, वो भी बड़ा छोटा होगा, टाइम भी बड़ा छोटा होगा, वो कौन सी पावर होगी, इंस्टेंटेनियस। और डेल्टा की जगह क्या आ जाएगा वहाँ पे, डी आ जाएगा, डी डब्ल्यू बाई डी टी। करा ना मॉर्निंग में हमने, देखो आया हुआ है, ये कौन सी पावर है, ये कंडीशन क्या मीनिंग है, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस 0। क्या मतलब होता है इसका, कि टाइम गैप बहुत कम है कि बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है। देखो डेल्टा किस में कन्वर्ट हो गया, कभी भी डेल्टा डी में अपने आप नहीं होता, कंडीशन लगानी पड़ती है। कंडीशन क्या होगी, टाइम टेकन शुड बी वेरी स्मॉल। जब ये टाइम गैप बहुत छोटा हो जाएगा, तब आपका एवरेज पावर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस, डी में। अच्छा पावर देखो, फॉर्मूला क्या है वर्क का, क्या ये स्मॉल वर्क है कि लार्ज वर्क है, तो यहाँ पे एफ डॉट एस लिखेंगे, एफ डॉट डी एस लिखेंगे, लिख दिया। डी एस क्या है, छोटी सी डिस्प्लेसमेंट, और नीचे क्या है, छोटा सा टाइम। डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम कौन होता है, कौन सी वेलोसिटी, एवरेज के इंस्टेंटेनियस, क्योंकि डी एस बाई डी टी है। पावर का एक और फॉर्मूला आ गया। सो पावर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। कल को पेपर में जैसे हमने वर्क का न्यूमेरिकल किया था, डॉट प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट के साथ निकाला था, ऐसे ही पावर का भी आएगा। और यूनिट क्या होता है, जूल पर सेकेंड, वॉट होता है इसका ऐसा यूनिट। डायमेंशनल फॉर्मूला याद है सभी को, m1 L2 T - 3। अच्छा ये जूल पर सेकेंड वॉट ऐसा ही है। हमारी गाड़ी की जो पावर, इंजन की पावर निकालनी होती है, वो वॉट में नहीं निकलती, वो निकलती है हॉर्स पावर। ਗੱਡੀ ਦੇ कितनी हॉर्स पावर का इंजन लगा है, साढ़े घर जी मोटर लगी होंगी है, वो भी किस करंट होंगी है, हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर है, 2 हॉर्स पावर, 3 हॉर्स पावर है। और 1 हॉर्स पावर में पता रखना है, MCQ आ सकता है 746 वाट। बड़ा सिंपल क्वेश्चन आता है पेपर के विच, साढ़े घर की मोटर ने पानी ऊपर टंकी स्टोर करना है, वो पावर 2 हॉर्स पावर है, कितनी हाइट तक जा सकता पानी। तो पहले तो बच्चों को 2 हॉर्स पावर को वॉट में कन्वर्ट करना आना चाहिए। कमर्शियल यूनिट पावर क्या है, हॉर्स पावर। 2 हॉर्स पावर आएंगी तो 2 को 746 से मल्टीप्लाई करोगे, तब जाके पावर निकलेगी। ठीक है, चल रही वीडियो, ठीक है।
ये चीज़ें क्लियर हुई पहले। ये सारी थ्योरी वाला पार्ट है, बड़ा जल्दी हो रहा है बिकॉज ये क्या है थ्योरी, कोई इसमें समझने वाली चीज़ें नहीं है। जैसे हमें टेबल 2 × 2 4 लर्न करना ही पड़ता था ना पहली क्लासेस में, वो लर्न करके आप सम सॉल्व करते ना हायर क्लास में, तब सोचते थे। बट 2 × 2 4 होता है, कभी सोचा था ये कि लर्न किया था पहले लर्न ही किया, फिर धीरे धीरे पता लगा कि 2 × 2 4 क्यों है, बिकॉज 2 को 2 बार प्लस कर रहे हैं। ये तो बड़ी देर बाद जाके पता चला। ऐसे ये फाउंडेशन है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। इनको जितनी बार पता चलोगे हर बार नई चीज़ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। तो नोट्स को बार बार रिपीट करना आपने, और अगर आपने स्कोर अच्छा करना है, सिर्फ नोट्स सफिशिएंट नहीं है। कोई बच्चा सिर्फ नोट्स पढ़ रहा है और लर्न कर रहा है तो वो 70 में से 30 मार्क्स से ज़्यादा नहीं ले सकता। अगर 70 में मार्क्स ज़्यादा लेने हैं तो क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व। जो बुक आपने परचेज़ की हुई है सारी सॉल्व कर लो। रेफरेंस बुक लोगे तो NCERT सॉल्व मिल जाती है उसी में, तो NCERT क्वेश्चन भी सारे निकल जाते हैं, ठीक है। सो आपने बस ये टारगेट रखना है, कभी भी पेपर जैसे 2 चैप्टर पेपर में आने हैं NCERT क्वेश्चन और जो आपकी रेफरेंस बुक में क्वेश्चन है सब सॉल्व कर दो, कभी मार्क्स कम नहीं आएंगे, ज़्यादा ही आएंगे मैक्सिमम। जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतने ज़्यादा मार्क्स आएंगे, ठीक है। ये हो गया क्लियर यहाँ तक। अच्छा, नोट में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, बताइए। पावर डॉट प्रोडक्ट से आया था कि क्रॉस प्रोडक्ट से? और डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है कि वेक्टर? स्केलर, इसलिए पावर क्या है? हाँ, ऑल द पावर कैन बी नेगेटिव। नेगेटिव पावर का मीनिंग वेलोसिटी आगे है, फोर्स कहाँ लग रही है? मीन जब हम चलते हैं या गाड़ी चला रहे हैं, फ्रिक्शन जो होती है वो नेगेटिव पावर कंज्यूम करती है, पॉजिटिव पावर? फ्रिक्शन नेगेटिव, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स को लगाएगी पीछे। और जब इंजन होगा वो आगे जाएगा ना, इंजन का पावर क्या आएगी? पॉजिटिव, ठीक है। ये मैंने मॉर्निंग बताया था आपको, स्लोप ऑफ वर्क टाइम ग्राफ। वर्क और टाइम का स्लोप निकालोगे तो क्या मिलेगा? पावर। और एरिया अंडर पावर टाइम ये भी बता दिया था। पावर और टाइम में एरिया निकालोगे तो क्या आएगा? वर्क डन। लिखो इनको फॉर्मूले दोनों और मार्क करो, इंपॉर्टेंट फॉर MCQ एंड न्यूमेरिकल। पेपर में सीधे MCQ आते, ग्राफ आता है। इस बार भी जो पेपर आना है ना आपको, उसमें भी एक क्वेश्चन पक्का है, स्लोप और एरिया वाला। अब ये आप सोचो कि कौन सा चैप्टर से आएगा और कौन सा क्वेश्चन होगा, और मैंने वो क्लास में डिस्कस भी किया हुआ, ठीक है। जो पेपर आपका नेक्स्ट वीक होना है उसमें भी एक क्वेश्चन पक्का आना है, स्लोप एंड एरिया अंडर द ग्राफ। टॉपिक कौन सा होगा वो आपने खुद सोचना है, ठीक है। और मैं क्लास में करवाया वो क्वेश्चन, ठीक है। स्लोप एंड एरिया हर ग्राफ में, हर चैप्टर में ग्राफ है हमारे सिलेबस में, हर टॉपिक में रादर ग्राफ है। कोई भी क्वांटिटी पढ़ते हो ग्राफ आता ही आता है। हर ग्राफ का अपना स्लोप, अपना एरिया होता है, हमें वो पता होना चाहिए क्या क्या। अगली डायग्राम दोनों ड्रॉ कर लो। ये देखो एरिया आ गया ना, मॉर्निंग में बताया था मैंने। पावर टाइम ग्राफ में एरिया निकालोगे तो क्या आएगा? वर्क डन। और एक और फॉर्मूला साथ में लिख दो, वर्क डन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज कौन सी थ्योरम होती है वो? किस थ्योरम का नाम होता है जो कहती है कि वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी? वर्क एनर्जी थ्योरम, बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। मतलब कई बार आपको फोर्स ही नहीं गिवन होती, बट स्टिल वो कहते हैं वर्क डन निकाल लो, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, ठीक है। लिखो वर्क डन है, नीचे लिखा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और वो स्लोप क्या है? PI मतलब इंस्टेंटेनियस। अच्छा, यहाँ पे इंस्टेंटेनियस क्यों लिख रहा है? क्योंकि ये टेंजेंट है कि सीकेंट है? टेंजेंट एक पॉइंट टच करता है। अगर यहाँ पे कोई लाइन 2 पॉइंट को कट करके आती, वो होता सीकेंट। वो क्या, कौन सी पावर देगी? एवरेज के इंस्टेंटेनियस? एवरेज। इंस्टेंटेनियस हमेशा एक पॉइंट से निकलनी है। ਇੱਥੇ ਦੱਸੋ एक पॉइंट टच कर रहा है कि 2 पॉइंट थे, तो ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ? मान लो ये लाइन 2 पॉइंट तक कट करके निकल जाती, 2 पॉइंट थे, ਤਾਂ स्लोप निकाल दे, की मिलता? एवरेज पावर। क्या मिलना था? ये हमने पहले चैप्टर में भी किया हुआ है, एवरेज और इंस्टेंटेनियस में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। पहले चल रही है भाई। एफिशिएंसी का टॉपिक रह गया, वो हम कल देख लेंगे, ठीक है। तो थोड़ा बता ही देते हैं, सिंपल सी बात है। कोई चीज़ ज़्यादा एफिशिएंट है, कोई कम एफिशिएंट है, कैसे पता चलता है? उसकी आउटपुट कितनी है। 100 जूल एनर्जी दी, 80 जूल मिल गई, 20 जूल क्या हो गया? तो उसकी एफिशिएंसी कितनी है? 80/100, 80%। 100 जूल एनर्जी दी, 40 जूल ही मिल रही है, 60 जूल की होगी, उसकी एफिशिएंसी कितनी होगी? 40%। समझ लगी? पहले एफिशिएंसी कैसे निकलती है? आउटपुट, वर्क डन ओवर इनपुट एनर्जी। लिख लो अपनी कॉपी पे, एफिशिएंसी इक्वल टू वर्क डन ओवर इनपुट एनर्जी। ये फॉर्मूला। सिंबल ये बोलते हैं, एन नहीं बोलना, इसको बोलना है ईटा, ETA। क्या सिंबल है इसका? एन पा के वही लत खिंच दो, एन पा के
एक और क्वांटिटी थी ये वाली, याद है डायमेंशन ऐसे में बड़ी थी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ਉਹਦਾ सिंबल भी क्या होता सी, ईटा। ठीक है, ये हो जाएगा। ये परफेक्ट मशीन कौन सी होगी? परफेक्ट, जिसकी एफिशिएंसी 100 हो, मीन्स इनपुट और आउटपुट क्या हो, सेम। बट ऐसा पॉसिबल है? देयर इज ऑलवेज सम लॉस ऑफ एनर्जी, क्योंकि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी किस में कन्वर्ट होनी है, दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होनी है ना, और हमेशा एनर्जी का लॉस आना ही आना है। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? चलो ये तो हो गया, ये रियलिस्टिक मशीन है, इसको देख लो। इनपुट एनर्जी आई, सारी किस में कन्वर्ट हुई है, कोई और चांस है जाने का? इसमें क्या हो रहा है, लॉस। कुछ लॉस हो गया, बाकी कहाँ गया? और ये हमेशा रेशो क्या होती है, लेसन। MCQ आ सकता है, आउटपुट पावर ओवर इनपुट पावर ऑलवेज इक्वल टू 1 और लेस देन 1। इट नेवर बी 1, कभी नहीं हो सकती। ऐसे आज तक ना मशीन बना सकते, ना बनेगी, फ्यूचर च भी नहीं बनेगी, जिसकी एफिशिएंसी कितनी होवे, हाँ 100 के पास पहुंच जाएंगे, बट 1 कभी नहीं होंगी। ठीक है, याद रखना भी है। तो ये सारा पावर वाला टॉपिक हो गया, ख़त्म हो गया हमारा वर्क एनर्जी। अब रह गया कोलिजन। कोलिजन हम शुरू करेंगे आपके पेपर के बाद। ठीक है, तो वर्क पावर एनर्जी ख़त्म हो गया, कोलिजन अब हम बाद में करेंगे। कल थर्सडे के फ्राइडे है, फ्राइडे को मैंने टेस्ट बोला हुआ आपका, ठीक है, बंद कर, बाकी कल क्लास करेंगे।